नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। कोविड से ठीक होने के बाद भी कई लोगों को कई परेशानियां आ रही हैं और उनमें से एक नई बीमारी सामने आई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। इसका असर आंखों पर पड़ रहा है और वक्त पर इलाज न कराने से इसमें भी जान जाने का खतरा है। ये बीमारी शुरू होती है नाक से, उसके बाद आंख और ब्रेन इससे संक्रमित हो जाते हैं। कोविड से जंग जीत चुके 44 साल के नितिन शिंदे अब म्यूकोरमाइकोसिस के कारण अपनी आंख खो चुके हैं। पत्नी तकलीफ के दूसरे दिन से ही अस्पताल के चक्कर काट रही थी, लेकिन संक्रमण बढ़ने के कारण एक आंख निकालनी पड़ी। मैं पहले दूसरे दिन से भाग रही हूँ, तो भी चौथे दिन तक या तीसरे दिन तक मेरे पति की हालत इतनी बेकार हो गई कि उनके मुंह से और इसे से खून आने लगा केएम हॉस्पिटल में। फिर मुझे नज़दीक में जो हॉस्पिटल मिला उसको रात को मैंने लायंस क्लब में वहाँ पे उनको शिफ्ट किया। जब भी वो एडमिट हुए तभी उनके शुगर्स काफ़ी हाई थे, किडनी के ऊपर असर हुआ था, तो उनका लेफ्ट साइड का जो आँख था वो पूरी तरीके से म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से खराब हो चुका था और अगर ज़्यादा समय अगर रुकते थे तो ये बीमारी ब्रेन तक पहुँच सकती थी और उसमें इसका मोर्टालिटी रेट जो है ब्रेन तक पहुँचे तो बहुत हाई रहता है। करीबन 6 से 7 घंटे तक ये सर्जरी चली, काफ़ी मेजर सर्जरी थी और इसमें पेशेंट की एक आंख अनफॉर्चुनेटली हमको निकालनी पड़ी, लेकिन वो पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत जरूरी था। इस बीमारी को ब्लैक फंगस भी कहते हैं। नाक से शुरू होती है, आंख और दिमाग तक फैलती है। मुंबई में बीएमसी के बड़े अस्पताल सायन ने बीते 1.5 महीने में ब्लैक फंगस के 30 मरीज देखे हैं। 6 की मौत हुई है, 11 की एक आंख निकालनी पड़ी। ये जानलेवा बीमारी है। इनमें हमारे जो 30 पेशेंट मैं बोल रही हूँ उनमें से 11 में आंख निकालनी पड़ी है। एक यंग पेशेंट 47 इयर्स ओल्ड की पेशेंट, उसकी दोनों आंख निकालनी पड़ी क्योंकि दोनों आंखों में ये इन्फेक्शन हुआ था। और हमारे यहाँ इन 30 पेशेंट में से 6 पेशेंट हम बचा नहीं पाए। तो इसकी जो एक्चुअल मॉर्टेलिटी जो है, जो हम बोलते हैं कि जिसमें इन परसेंटेज में अगर बोलें तो इसकी मॉर्टेलिटी कहीं भी दुनिया में 50% है, यानी 10 में से 5 पेशेंट इसको हम लोग बचा नहीं सकते अगर ये बीमारी बहुत फैली हुई है। कोरोना ठीक करने वाली बीमारी स्टेरॉइड हेवी डोज दवा से इम्यूनिटी कम होना या फिर शुगर लेवल बढ़ने के कारण कई मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी घर कर रही है। मुंबई के ईएनटी स्पेशलिस्ट एक हफ्ते में ऐसे 4 से 5 मरीज देख रहे हैं। लास्ट वीक में ही हम लोग ने अभी करीबन 4 पेशेंट ऑपरेट किए हैं, जिसमें से 2 पेशेंट का जो है आँख की रोशनी चली गई थी और ऐसा देखा गया है कि ये स्टेरॉइड जो है और इवन डायबिटीज़ पेशेंट का इम्यूनिटी कम कर देता है। इससे ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। ये स्टार्ट होता है नाक से, नाक के बाद धीरे धीरे आँख में फैलता है। तो आँख में जब फैल जाएगा तो आँख की रोशनी, आँख लाल होना, आँख में सूजन होना, आँख के आजू बाजू सूजन होना और एकदम एंड में ये ब्रेन में पहुँच जाता है। जैसे ही ब्रेन में पहुंचता है पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट 80% तक हो सकता है। इस महीने में 15 से ऊपर केसेस मैं देख चुकी हूं और मेरे कलीग्स पूरे 40 के ऊपर भी केसेस लोगों ने देखे हैं। पहले ईएनटी डॉक्टर्स नाक से कंफर्म करके टेस्ट करते हैं और फिर एंटी फंगल मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन के द्वारा से, या सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। आँख में ज़्यादा बढ़ने से पूरी आँख निकालने भी पड़ सकती है। नॉर्मल इंसान में पहले ये केसेस जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते थे, ज़्यादा डायबिटीज़ होने से होता था, कोई और वजह से इम्यूनोसप्रेशन होने से ज़्यादा होते थे ये केसेस, पर पूरे प्रपोर्शन में देखा जाए तो काफ़ी कम थे। इस साल में ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो कोविड पेशेंट में ज़्यादा प्रीडिस्पोज होता है, उसमें वो ज़्यादा एग्जैजरबेट हो जाता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस 2 से 3 दिन नाक में रहता है और फिर आंख की ओर बढ़ता है। नाक से खून निकलना या देखने में हल्की भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कोविड के बाद की ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की जंग और भी ज्यादा घातक है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि इस बीमारी को लेकर सरकार जागरूकता अभियान चलाएगी। इसका जो मेडिसिन्स है ये बहुत ही महंगे मेडिसिन्स है। हम हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के तहत हम 1000 हॉस्पिटल्स में इसको फ्री ट्रीटमेंट भी कराएंगे। और रहा सवाल यह जो बहुत ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा है उसका राइट कीमत देख के उसको कैपिंग करने का काम भी हम जरूर करेंगे। मौत के आंकड़ों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के दावे लगातार गलत साबित हो रहे हैं।
सरकार कहती है कि आंकड़े छुपाकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कब्रिस्तानों और शमशान घाट से आने वाले आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। सरकार का दावा है कि बीते साल राज्य में 5,424 मौतें हुई, जबकि सिर्फ इसी अप्रैल में इससे दुगनी मौतों का रिकॉर्ड सामने आया है। सरकार के लिए ये आंकड़ों का अंतिम संस्कार था। भोपाल के सबसे बड़े भदभदा शमशान के दफ्तर में जब कर्मचारी पन्ने पलटने लगे तो कई पन्ने मार्च के आंकड़े दिखाने में ही खप गए। 20 से 25 पन्नों में अप्रैल के आंकड़े सरकार शायद नहीं देखती। इन कर्मचारियों ने बाकायदा कोरोना से हुई मौतों को लाल स्याही से दर्ज किया है, कारण भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी। पूरे मार्च में 307 मृतकदेह आई, उसमें से 152 सामान्य मृतकदेह थी और 155 कोरोना मृतकदेह थी। वहीं अपन अप्रैल में आते हैं तो अप्रैल में एकदम से विस्फोटक स्थिति आई और पूरे 1 से 30 अप्रैल के बीच में 2052 मृतकदेह भदभदा में आई, जिसमें से 398 सामान्य मृतकदेह और 1652 कोरोना मृतकदेह थी। तो इस तरीके से अगर अपन वैल्यूएशन करें तो अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा आप हम के लिए दुखद है। मृतक के परिजन एक फॉर्म भरते हैं, फिर रसीद कटवाते हैं, तो वो पूरा एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारे पास रहता है और वो रिकॉर्ड प्रतिदिन शासन के भी कुछ विभाग वो प्रतिदिन हमारे यहाँ से रात में आंकड़ा लेकर जाते हैं। यही हाल शहर के पहले कोरोना के लिए निश्चित झदा कब्रिस्तान का है। लगातार अप्रैल में शव आते रहे। कमेटी का कहना है ऐसा खौफनाक मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अप्रैल की उसकी बात करें तो बहुत भयानक स्थिति थी। कम से कम मैं 30 साल से इस कब्रिस्तान को देख रहा हूँ। 30 साल के अंदर मेरे टाइम के अंदर एक अप्रैल का ऐसा महीना था, बहुत टेंशन भरा, बहुत डेड बॉडियाँ थी। 388 बॉडी है कोरोना की। कभी हमारे पास ऐसा नहीं है। डेली आम दिनों के अंदर आती हैं तो हमारे पास 4-5 आती थी, लेकिन इसके अंदर 15, 18, 20, 27, 32 ऐसी बॉडी कंटिन्यूज आई। लेकिन सच्चाई तो है, सरकार ये बात सही है, 100 में 100% आंकड़े छुपा रही। कुछ नर्सिंग होमों की बॉडी आती है तो डायरेक्ट घरों पे दे रहे हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसको आंकड़े छिपाकर अवार्ड नहीं मिलने वाला। कि चाहे डेथ का मामला हो या डेथ ऑडिट का मामला हो, ये छुपाने का, इसको हाइड करने का ना कोई मंशा है और ना इसकी जरूरत है। लेकिन सरकारी दावों से इतर अकेले भोपाल में कब्रिस्तान और शमशान के आंकड़े जोड़ें तो कोरोना के 3,811 शवों का अप्रैल में अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें भोपाल जिले से 2,557 शव थे। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे अप्रैल में कोरोना से भोपाल में सिर्फ 104 मौतें हुई। पूरे कोरोना काल में राज्य में मौत का सरकारी आंकड़ा अब तक 6,420 है, जबकि भोपाल में 795। आपदा के वक्त जो बात लोगों को सबसे पहले जानने का हक है वो है सच, लेकिन लगता है सरकारों ने आंकड़ों का ही अंतिम संस्कार कर दिया। नहीं तो क्या संभव है कि एक साल में सरकारी आंकड़ों में जितनी मौत दर्ज हो उससे कहीं ज़्यादा कुछ ही महीनों में अकेले अंतिम यात्रा के आखिरी साक्षी यानी शमशान और कब्रिस्तान दर्ज कर लें। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि प्रदेश में ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब तक बीजेपी के ही करीब 1 दर्जन एमएलए, एमपी और मंत्री मुख्यमंत्री को खत लिखकर दवा इलाज में खराब इंतजाम की शिकायत कर चुके हैं। फिरोजाबाद से बीजेपी एमएलए ने अपना वीडियो वायरल कर आरोप लगाया कि कोरोना से पीड़ित उनकी पत्नी को आगरा मेडिकल कॉलेज में खाना पानी भी नहीं मिल रहा है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में फिरोजाबाद के जसराना से बीजेपी एमएलए पप्पू लोधी की पत्नी संध्या भर्ती हैं। बीजेपी एमएलए ने आम जनता की तरह अपना वीडियो वायरल कर बताया कि उन्हें वहां 3 घंटे बेड नहीं मिला और अब खाना पानी भी नहीं मिल रहा है। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर कि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो किया। ईश्वर ना करे कभी किसी गरीब के साथ ऐसा हो।
EMS वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचा रहा हूं। यही नहीं, बीजेपी के करीब 1 दर्जन MLA, MP और मंत्री इस कोरोना के दौर में सीएम को लेटर लिखकर दवा इलाज में बदहाली का रोना रो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने लिखा है कि ऑक्सीजन की जमाखोरी, कालाबाजारी हो रही है, कोरोना के लिए मेडिकल इक्विपमेंट 1.5 गुना दाम पर बिक रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार फोन नहीं उठाते। लखनऊ में मोहनलालगंज के बीजेपी MP कौशल किशोर ने लिखा है कि KGMU में VC और कई डॉक्टर बहुत लापरवाह हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में 100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड खाली पड़े हैं। कोविड हॉस्पिटल में 20 में से सिर्फ 5 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। राज्य मंत्री के दर्जे वाले सुनील भराला ने लिखा है कि मेरठ में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की बहुत कमी है। इसकी वजह से करीब 500 लोगों की मौत हो गई है। लखीमपुर से बीजेपी MLA लोकेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा कि जिले में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। हम लोग असहाय होकर उन्हें मरते देख रहे हैं। कानपुर के बीजेपी MP सत्यदेव पचौरी ने लिखा, कानपुर में कोरोना से बहुत लोगों की मौत हो रही है। काफी लोगों की मौत वक्त पे इलाज ना मिलने से हो रही है। बलिया जिले से विधायक और यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी बलिया जिला अस्पताल में दवा इलाज का मुआयना करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 11 वेंटिलेटर लगे हुए हैं, लेकिन चलता कोई नहीं। 2 रात आप हम जगे रहे 12 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक मरीज को बचाने के लिए। वो मरीज किस अभाव में मरे? वेंटिलेटर के अभाव में, इसलिए कि वेंटिलेटर बलिया में उपस्थित नहीं। 11 वेंटिलेटर इस्लामाबाद सेंटर में पड़े हुए क्यों नहीं चल रहे हैं? हम आपसे और आपसे जानना चाहते हैं। परेशानी बहुत बड़ी है, जनता उसको भुगत रही है और जनता के प्रतिनिधियों को इसका बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। उन्हें वोट लेने के लिए जनता के पास फिर जाना है। अगर वो उसकी बात नहीं उठाएंगे तो कल को जनता उनकी नहीं सुनेगी। आगरा में नसीम, फिरोजाबाद में जितेंद्र और बलिया में करुणा सिंधु के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। ये हालत है उत्तर प्रदेश की और बहुत सारे राज्यों में अलग अलग तरह की बदइंतजामी है। बड़ी खबर में एक ब्रेक के बाद देखेंगे मुंबई में लावारिस लाशों के संस्कार के लिए कौन आ रहे हैं सामने। तो कोरोना के इस दौर में जैसे पुराने तहखानों से भी तकलीफदेह कहानियां निकल रही हैं। मुंबई के मुर्दाघरों में सालों से लावारिस पड़े शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 1 मई से अब तक 38 शवों को विदाई दी गई है। इस काम में 2 NGO मदद कर रहे हैं। बिना किसी धार्मिक भेदभाव के ये काम हो रहा है। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। मरहूम को कब्र में मुनकिर लगे के सवालात आसान फरमा। मौला हुजूर अलैहिस्सलाम को सही पहचान के सही जवाब देने की तौफीक अता फरमा। महलवनी के कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज पढ़ रहे ये लोग जानते भी नहीं कि जनाजा किसका है। शव को अग्नि देने वाला भी नहीं जानता कि मृतक कौन है, लेकिन सभी की यही कामना है कि मृतक की आत्मा को शांति मिले। पत्रकार रह चुके इकबाल ममदानी और जस्ट स्माइल की टीम इन दिनों मृतकों को मुक्ति दिलाने में जुटी है। सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी बॉडी हो वो अंतिम क्रिया उसकी की जाए, उसके अपने मज़हब के हिसाब से की जाए ताकि उसको मुक्ति मिल सके। जिस तरीके से हिंदू धर्म में कहा जाता है, इस्लाम में कहा जाता है कि उसके अल्लाह को उसको जवाब देना। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि जिसकी जो बॉडीज़ है, जिस मज़हब की है, उसके जो तरीके है उस तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाए। यहाँ पे महलवनी शमशान भूमि में आए हैं जहाँ पे हम लोगों ने 5 लावारिस लाशें जलाई और हमको पता चल रहा है कि लोग सच में जहाँ पे लोग इतना खाना खिला रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं और इतनी सब दवाइयों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बॉडी रखने की भी आज के डेट में जगह नहीं। हमारे मित्र हैं इकबाल ममदानी जी, जो पिछले साल से जुड़े हुए हैं इस नेक काम को करने के लिए। इस बार जब मेरे संपर्क में आए तो हमने सोचा कि क्यों न हम साथ में जुड़े और लोगों को जोड़ें और इस काम को अच्छे ढंग से करें और जल्दी से जल्दी जो और जितनी अनक्लेम्ड बॉडीज़ है उनका क्रियाक्रम सही ढंग से हो सके। मुंबई के मुर्दाघरों में 200 से ज्यादा शव अंतिम संस्कार के इंतजार में लावारिस पड़े हैं। ज्वाइंट पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल ने सभी एसीपी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द सभी शवों का अंतिम संस्कार करवाने का आदेश दिया है। ममदानी ट्रस्ट और जस्ट स्माइल ने मिलकर अपने खर्चे से सभी की मुक्ति का बीड़ा उठाया है। मदद के अलग अलग रूप हैं। कोई कोरोना पीड़ित हैं, उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है, तो कोई ऐसे शव जो कि सालों से मुर्दाघरों में पड़े हुए हैं, उन्हें कोई आज तक क्लेम करने नहीं आया और चूंकि कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है
तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनानी पड़ रही है मुर्दाघरों में। तो उन पुरानी जो शव हैं उनको इस तरह से लाकर उनका अंतिम संस्कार कर प्रशासन की मदद कर रहे हैं ताकि जो व्यवस्था है वो बनी रहे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।